तो ये तो 3 मंजिला ऊपर है हमारा ऑफिस, तो फिर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने जाने में, कोई सीढ़ियाँ वगैरह? कुछ भी नहीं। बहुत संघर्ष कर रहे हैं उत्कर्ष, आपको देख के तो बच्चों को सीखना भी चाहिए। जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ तो देखता हूँ कई लोग ऐसे होते हैं जो रोड में बैठे होते हैं और भीख मांग रहे होते हैं, उनसे मेरा जीवन कितना बेहतर है, और उनका जीवन उनसे कितना बेहतर है जो अस्पताल में लेटे होंगे, और अस्पताल वालों का जीवन उनसे कितना बेहतर है जो ऊपर चले गए। बिल्कुल। तो आप ऐसे देखिए, मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैम 2015 में, और उसमें मेरे पिताजी भी थे, छोटा भाई भी था, तो पिताजी का हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ था, यही बेला के पास हुआ था, और मेरी कमर की हड्डी टूटी थी, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था मेरे को। तो वही फिर उसके बाद 3-4 साल कंप्लीटली बेड में रहा। यहाँ भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े राजनेता हैं, नेता हैं, इनके संपर्क में आप कभी नहीं गए? नहीं, बिल्कुल, राजेंद्र शुक्ला जी मेरी बहुत मदद करते हैं। हुआ क्या मैम कि मैं एक वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और कुछ बातचीत हुई मेरे उनके बीच में। तो उन्होंने पहले 2-3 घंटा वेट करवाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम व्हीलचेयर में हो, अंदर क्यों आओगे, परेशान हो जाओगे और अंदर आओगे कहीं तो हो जाओगे। तो उन्होंने बहुत गलत तरीके से बोला। तो मैंने कहा कि सिर्फ मैं व्हीलचेयर में हूँ इसलिए अंदर नहीं जा सकता, ये गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। कहा जाता है अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज हमारे साथ एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने चुनौतियों को अपनी ताकत बनाया और सोशल मीडिया के जरिए हजारों लाखों लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उत्कर्ष मिश्रा की। जीवन में शारीरिक चुनौतियां होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को रुकने नहीं दिया। अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच के दम पर वो कई प्रसिद्ध हस्तियों से भी मिल चुके हैं, जिनमें अभिनेता सोनू सूद और टाइगर श्रॉफ जैसे नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। उत्कर्ष जी, टीवी फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आपने इतना कीमती समय ही बोलूंगी हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, उत्कर्ष बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से। उत्कर्ष आप चलते होंगे तो टीम रहती होगी क्या लोग? आप अकेले जाता हूँ, और जब नहीं मेरे पास एक मोटराइज गाड़ी है उसी से आना जाना, और जब कहीं बाहर जाना होता है तो दोस्त है, मेरी टीम नहीं है, दोस्त ही मेरी टीम है, और मेरी टीम पूरी दुनिया है। मैं अगर कहीं सुबह जा रहा हूँ वर्कआउट करने तो मैं ऐसा नहीं होता कि मैं कैमरा मैन लेके जाता हूँ, जो भी रोड में मिल गया भैया 2 मिनट वीडियो बना दो। तो ये तो 3 मंजिला ऊपर है हमारा ऑफिस, तो फिर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने जाने में, कोई सीढ़ियाँ वगैरह? कुछ भी नहीं। बहुत संघर्ष कर रहे हैं उत्कर्ष, आपको देख के तो बच्चों को सीखना भी चाहिए जिनके हाथ पैर सब कुछ सलामत है। तो उत्कर्ष, हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। सबसे पहला सवाल, आप थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए। क्या आप बचपन से, यानी कि पैदाइशी आपकी ये जो भी कंडीशन है, या कि अभी कुछ ऐसा बताइए? मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैम 2015 में, और उसमें मेरे पिताजी भी थे, छोटा भाई भी था, तो पिताजी का हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ था, यही बेला के पास हुआ था, और मेरी कमर की हड्डी टूटी थी, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था मेरे को। तो वही फिर उसके बाद 3-4 साल कंप्लीटली बेड में रहा, और फिर यहाँ रीवा की फिजियोथेरेपी करवाना चालू किया रूम लेके। तो फिर धीरे धीरे रिकवरी होना चालू हुई। तो मतलब आपके पिताजी और आपके दोनों लोगों के एक्सीडेंट हुआ है ना? हाँ। फिजियोथेरेपी ये सब चीजें में तो आपको तो बहुत दिक्कत हुई होगी। नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक मैडम है हमारी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गीता मिश्रा, और एक इम्तियाज अली सैयद सर है, वो मेरे को शुरू में रेड क्रॉस जब मैं गया था फिजियोथेरेपी के लिए, तो वो मेरे को वहाँ पे पूरा फिजियो करवाते थे, और उन्होंने मेरे को स्टैंडिंग वॉकिंग करवाया। फिर गीता मैम ने वहाँ पे ज्वाइन किया, और उन्होंने सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं करवाई, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज की। लाइक एक होता है ना कि आपको कोई जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो कोई ऐसा होता है जो आपको संभालने के लिए होना चाहिए, तो उन्होंने वो किरदार मेरे जीवन में अदा किया। और आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ तो उसमें मेरा 0.1% रोल है, 99.9% उनका है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि आप उनके सपोर्ट को हर जगह इस चीज बताते हैं। मैंने आपका पहला भी वीडियो देखा है, 1-2 दिन पहले ही शायद आपने डाला था उनके साथ पार्क में। हाँ। कि ये मैम है मेरी, तो ये उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई है हमेशा कि आप जीवन में कितने भी बड़े बन जाइए, पर इतने बड़े मत बनिए कि जिनकी वजह से आप बने उनको ही भूल जाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसी का सहयोग अगर थोड़ा भी रहता है तो उसको हमें बताना और समाज में दिखाना चाहिए अगर हम कुछ बड़े हो। हमारे एक और सर हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह हैं, यहाँ पे उनकी संजीवनी आयुर्वेद करके क्लिनिक है, क्या बोलते हैं आपके, जब आप ये गुप्ता पेट्रोल पंप से अंदर जाओगे तो केंद्रीय विद्यालय रोड के पास, तो पिछले 3 साल से मेरा पूरा ट्रीटमेंट वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मतलब वहाँ पे जैसे क्या होता है, मैं राइफल शूटिंग खेलता हूँ तो मेरे को मसाज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, और उसका एक दिन का चार्ज 1500-2000 होता है।
मैं उतना एफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे से 1 रुपए भी चार्ज नहीं लेते हैं और पूरा मेरा ट्रीटमेंट फ्री करते हैं। और उसके साथ में मेरी गाड़ी वगैरह जो बाहर खड़ी है वो भी मैं वहाँ चार्ज कर लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो मना नहीं करते मुझे कभी किसी चीज़ के लिए, और जितना हो सकता है आर्थिक तौर पे और जो ट्रीटमेंट है वो तो वो करते ही। उत्कर्ष, आपका एक्सीडेंट हुआ, चीजें इस तरह हुई, तो आप चाहते तो अगर किसी चीज के, जैसे होता है ना कि सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई करें, तैयारी करें, बेड में लेटे लेटे, तो वो थोड़ा आपके लिए ज्यादा सहज था, आपने इतना कठिन मार्ग क्यों चुना? मैम क्योंकि एक बार कोशिश की थी पर हुआ नहीं। सही बताऊं, कोशिश की थी एक बार पढ़ाई की, पीएससी का बैच लिया था मैंने और 1-2 महीने पढ़ाई किया, फिर समझ में आ गया कि मेरे बस का काम नहीं है। उसका रीजन ये था मैम कि जब आप बेड में होते हो तो पढ़ाई के लिए क्या ना एक रेगुलरिटी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी बुरी बुरी कंडीशन में रह के आईएएस निकाले हैं, तो एक इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, शुरू से नहीं था, बचपन से नहीं था। और 1-1.5 महीने मैंने पढ़ाई भी की एमपीपीएससी वगैरह की, पर मेरे को उतना समझ में आता नहीं था। तो जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसे बुक्स पढ़ता हूँ, कैरेक्टर्स, किरदार को बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मैं एक बार पढ़ रहा था भगत सिंह जी की किताब, उनको भी पढ़ा, और एक बुक है जीत आपकी, उसमें लिखा हुआ था कि काम वही करो जो आपको पसंद आता है, क्योंकि आप उसको ज्यादा, मतलब अगर आप काम को काम की तरह करोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। काम आपके लिए मजा होना चाहिए, एंजॉय जिसको कहते हैं, लाइक आपको पसंद है वो चीज। तो ये मेरा फील्ड था, और या तो मैं बोलूँ कि इस फील्ड को मैंने चुना या इसने मुझे चुना, दोनों एक चीज है, तो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। आप अपने एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कैसे टूटा था, क्या मतलब मेरा हुआ था यहाँ बेला के पास। तो मेरा कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था, मतलब मेरी कमर की हड्डी टूटी थी 2 जगह से, और डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आप कभी बैठ भी नहीं पाओगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बेसिकली क्या होता है, इसमें यूरिन का भी कोई सेंसेशन नहीं था, मोशन का भी कुछ नहीं था, सब मैं अपने से योगा वर्कआउट कर करके सारी चीजें रिकवर किया। तो स्टार्टिंग में जैसे आपको व्हील चेयर में बैठना हो गया, कहीं जाना हो गया, तब तो दिक्कत रही होगी, बहुत समस्या। हम लोग आते जाते भी देखते हैं, आप अपने साइकिल में फोन को लगा के और ब्लॉगिंग कर लेते हैं, चीजों को दिखाते हैं। मैम कोई भी चीज शुरुआत में कठिन होती है, फिर आप जब एक बार करने लगो तो वो आदत में आ जाता है। कठिन तो थी ना शुरुआत में। देखिए, मैं इस चीज को ऐसे सोचता हूँ कि आज मेरे साथ हजारों लाखों लोग खड़े हैं, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब शुरू किया था तब कठिन था। जब हम अपने जीवन में सिर्फ अपना ही जीवन देखते हैं तो वो कठिन लगता है, लेकिन जब हम दूसरों का जीवन देखेंगे तो कठिन नहीं लगता। जैसे मानिए कि मैं सिर्फ व्हील चेयर में हूँ, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ तो देखता हूँ कई लोग ऐसे होते हैं जो रोड में बैठे होते हैं और भीख मांग रहे होते हैं, उनसे मेरा जीवन कितना बेहतर है। और उनका जीवन उनसे कितना बेहतर है जो अस्पताल में लेटे होंगे, और अस्पताल वालों का जीवन उनसे कितना बेहतर है जो ऊपर चले गए। बिल्कुल। तो आप ऐसे देखिए। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ तो मैम है, मेरी सर लोग हैं, सब लोग हैं, भगवान को मैं मानता हूँ वो मेरे साथ हैं, और मेरा खुद का विल पावर मेरे साथ है। तो कुछ भी नामुमकिन और अनपॉसिबल जैसा नहीं है। और जो लोग सोचे जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, मैं तो अपना संघर्ष दिखा भी सकता हूँ। इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी समझ है कि मैं अपना संघर्ष दिखा सकता हूँ, वो तो दिखा भी नहीं सकते। मैं ये सोचता हूँ, इसलिए कोई डिमोटिवेशन नहीं। विराज कपूर ऑडिटोरियम में सोनू जी आए थे, तो उसमें क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि आपको थोड़ा सा आपने वीडियो बनाया, बहुत दुखी भी हो गए थे? वो हुआ क्या मैम कि मैं एक वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और कुछ बातचीत हुई मेरे उनके बीच में। तो उन्होंने पहले 2-3 घंटा वेट करवाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम व्हील चेयर में हो, अंदर क्यों आओगे, परेशान हो जाओगे, और अंदर आओगे कहीं तो हो जाओगे। तो उन्होंने बहुत गलत तरीके से बोला। तो मैंने कहा कि सिर्फ मैं व्हील चेयर में हूँ इसलिए अंदर नहीं जा सकता, ये गलत है। फिर मैंने वीडियो बनाया, मैंने सोनू सूद सर को टैग किया, उन्होंने मेरे को 12 घंटे के अंदर उनका रिप्लाई आया, और 10-12 दिन बाद मैं मुंबई गया, उनके साथ वर्कआउट किया, वीडियोस रिकॉर्ड की। तो वहां से मुझे एक चीज और समझ में आई कि हमारा प्लान जो होता है ना वो बेकार होता है, गॉड्स प्लान ऑलवेज बेस्ट। मेरी डायरी में ये लिखा हुआ था कि मुझे अंदर जाके सोनू सूद को दूर से देखना है, या मैं उनके साथ एक फोटो खिंचवा के चला आता, लेकिन भगवान की डायरी में लिखा हुआ था कि वो तुमको खुद बुलाएंगे, तुम मुंबई जाओगे, उनके साथ वर्कआउट करोगे, अच्छे से तुमको टाइम मिलेगा। तो वो उनके प्लान में था। तो ऑलवेज गॉड प्लान इज बेस्ट। तो वो जो तिरस्कार था, तिरस्कार ही बोलेंगे, है ना, वो तिरस्कार आपके लिए खुद और उनकी टीम की कोई गलती नहीं थी। अच्छा। उनको पता भी नहीं था कुछ वहाँ के मैनेजमेंट के बारे में। आपको इनवाइट करके और आपको हाँ वो किया गया कि डिसअपॉइंट किया गया कि आप मुझसे मिल नहीं सकते हो बिकॉज आप हैंडीकैप हो। यस। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये यहाँ गरीबा के लोग किया था उनसे उनको नहीं वो समझ सकते हैं कि उनका उसमें उनको मैनेजमेंट के बारे में क्या पता कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनको जब उनके नजर में चीजें आई तो उन्होंने उस चीज को सुधारने के लिए आपसे तुरंत बात की, बुलाया, आपको टाइम आपके साथ स्पेंड किया, वो ठीक है। अभी टाइगर श्रॉफ से भी मिलके आए आप? हाँ, उसका ऐसा है कि टाइगर श्रॉफ सर और अक्षय कुमार सर मेरे फिटनेस आइकन है। मैं इन दोनों को देख के स्टार्ट किया था,
और मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ राइज इंडिया बिफोर सनराइज, जिसमें मैं पूरे यूथ्स को मॉर्निंग में सुबह वर्कआउट करने के लिए बुलाता हूँ। काफी लोग आते हैं, मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी क्यों बदली जाए, साथ में और लोगों की बदली जाए। तो लोग आते हैं और मैंने एक वीडियो बनाई कि टाइगर सर ऐसा ऐसा है, मैं एक वर्कआउट सेशन मैंने स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूँ आपके साथ वर्कआउट करना। तो वो मैंने बनाया था और मुझे सच बताऊं तो उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे बुलाएंगे, बट उन्होंने बुलाया, उनकी टीम ने अच्छा मतलब मेरे साथ बातचीत की। फिर हम वहाँ गए, उनके जिम में 2.5-3 घंटे का मेरा वर्कआउट सेशन था उनके साथ। अनएक्सपेक्टेड था पर हो गया। और यही है कि कई बार वो भी सोच लेना चाहिए जो आपके बस में नहीं है। तो टाइगर सराफ जी ने बुलाया था आपको? हाँ, उन्होंने बुलाया। तो उसका तो फिर पूरा स्पॉन्सर वो किए होंगे। ये थोड़ा सा भी पर्सनल है, इसको रहने देते हैं। हाँ, वो एक टाइम के बाद फिर हम करेंगे। हाँ। और अभी बहुत सारी बातचीत हुई है मेरे उनके बीच में। और मुझे लगता है कि चीजें जब हो जाएं तो बताने में ज्यादा मजा आता है। हाँ, अभी मैं इतना ही चाहता हूँ कि जितनी वीडियोस हमारी उसमें रिवील हुई हैं उतना लोग देखें, उतना समझें। और सरप्राइज दूंगा मैं, कुछ बहुत बड़ा दूंगा लोगों को, थोड़ा वेट करें। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपने ये हिंट दे दिया कि सरप्राइज दूंगा बहुत बड़ा वाला। तो आपका घर कहाँ है उत्कर्ष? घर मेरा सिरमौर में। तो सिरमौर से डेली कब डाउन रहता है? रूम लेके रहता हूँ। अच्छा, अकेले रहते हैं? मम्मी रहती है। अच्छा, फैमिली रहती है। ये बात। और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई अभी मेरा पीजी कंप्लीट हुआ है और बीएड में एडमिशन लेने का सोच रहा हूँ। तो बीएड से तो फिर आप घर वाले दिलवा रहे हैं। अच्छा, मार पीट के घर वालों की चलती है आपके ऊपर। सबके ऊपर चलती है। यहाँ अगर आप चाहें तो ठीक है, आपके आइडल्स वगैरह हैं वहाँ मुंबई में, वहां से मिलना जुलना। यहाँ भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े राजनेता हैं, नेता हैं, इनके संपर्क में आप कभी नहीं गए? नहीं, बिल्कुल। राजेंद्र शुक्ला जी मेरी बहुत मदद करते हैं। अच्छा। एकमात्र वो ऐसे व्यक्ति हैं रीवा में, जब मेरे को राइफल शूटिंग खेलना था हाँ। तो मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया गया था। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर राजेंद्र शुक्ला जी ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने मेरे को वहाँ पे ज्वाइनिंग दिलवाई और वहाँ की जो मंथली फीस होती है वो उन्होंने हमेशा के लिए फ्री करवाई। राजेंद्र शुक्ला जी ने मुझे कहीं आना जाना होता है, जैसे टिकट की समस्या होती है, ट्रेन में इतना जल्दी कंफर्म नहीं होती, तो वो करवाते हैं। और उन्होंने मुझे बोला है कोई भी ऐसी समस्या हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपके सपोर्ट में यहाँ बड़ा हाथ है। हाँ, राजेंद्र शुक्ला जी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। और मुझे वही जो मैम ने बोला कि जो करते हैं उनका नाम लेना चाहिए। तो इसलिए नहीं कि वो एक नेता है, इसलिए कि नहीं मुझे उनका प्रचार करना है। वो व्यक्ति सच में बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। एक बार मुझे केपी भैया ने अपने घर में बुलाया था, उनसे भी मैं मिला। उन्होंने केपी त्रिपाठी जी, वो भी काफी सहयोग करते हैं। अभी मैं जब मुंबई गया था तो इस बार टिकट उन्होंने कंफर्म करवाई थी मेरी। तो राजेंद्र शुक्ला जी, केपी भैया, और मिला मैं कई लोगों से हूँ, पर ऐसे व्यक्तिगत सहयोग मुझे कोई नहीं करता, राजेंद्र शुक्ला जी हैं। आपने जिम के लिए कैसे सोचा? और जिम का इतने बड़े बड़े डंबल, ये वो, आप इतना भारी, तो जो पूरी तरह से सक्षम इंसान है वो भी नहीं करता जिस तरह का आपका वर्कआउट रहता है। देखिए, जब जिंदगी आपकी परीक्षा लेती है तो या तो आप वहां से हार जाएंगे या तो कुछ बन जाएंगे। तो मेरे लिए डंबल्स जब मैं उठाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लोगों का चेहरा दिखता है उसमें, जिन्होंने बोला था तुम नहीं कर पाओगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं उसमें, तो मैं कर लेता हूँ। कर लेते हैं। आपका दिनचर्या कैसा रहता है सुबह से? मॉर्निंग में उठता हूँ सुबह 3:30 तक। फिर उसके बाद वर्कआउट करने मुझे 4 बजे पहुंचना होता है, तो 4 से 6 तक मेरा वर्कआउट रहता है। 6 के बाद घर गया, अपना स्प्राउट्स वगैरह, और फिर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, ये सब अपना वीडियो का कंटेंट वगैरह। 10 बजे नहाओ खाओ और फिर यहीं जो संजीवनी आयुर्वेद बताया वहां चला जाता हूँ 2 घंटे के लिए, मसाज, तेल मालिश वहाँ। फिर 2 बजे से 4 बजे तक फिजियोथेरेपी। 4 बजे के बाद फिर चला जाता हूँ स्पोर्ट्स में, तो 4 से 6 2-2.5 घंटा वहाँ टाइम देता हूँ। फिर उसके बाद जिम, 7-8 जिम में बज गया, 8 बजे वहां से घर गया, खाना पीना, फिर ये सो जाओ। उत्कर्ष, ये आपका पर्सनल है लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगी, अगर आप बताने में सहज हो तो। बिल्कुल। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम मेरे लोग हैं, मैंने लोग कमाए हैं, यही है मेरी सोर्स ऑफ इनकम। फिर भी लोग, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था। हाँ। तो उससे भी मेरी 2 पेमेंट आई हैं, धीरे धीरे वो एक्सटेंड हो रहा है। और ऐसे जैसे मैं मुंबई गया था तो एक मेरे भैया हैं, उन्होंने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था, तो मैं वहां गया तो थोड़ा बहुत उन्होंने मैनेजमेंट करवा दिया, टाइगर सर ने कुछ करवा दिया। ऐसे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। और जैसे मैं राइफल शूटिंग खेलता हूँ तो एक मंगला स्पोर्ट्स करके हैं, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया हुआ है कि मैं जब तक खेलूंगा तो मुझे पूरा टारगेट पेपर, पैलेट्स, और उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं अपनी राइफल शूटिंग की किट आती है 70,000 की, वो उन्होंने भिजवाया। सोर्स ऑफ इनकम भगवान है और कोई नहीं है, बस सबको जरिया बना रहे हैं, ऊपर वाला सबको जरिया आपके लिए बना रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भगवान। हाँ। ये है। लेकिन फिर भी जैसे खर्चा तो रहता ही है, मतलब कुछ भी हो। हाँ, मुझे भी ये करना है कि मुझे अपने स्पोर्ट्स के लिए एक वेपन लेना है,
जो 4.5 लाख रुपए की आती है राइफल, वो मुझे जरूर थोड़ा सा भी टेंशन है कि वो मैं कैसे लूंगा कैसे करूंगा, बट वो भी मैं भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ। जब वो मुझे यहाँ तक ले आए हैं तो वो भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ऐड वगैरह जैसे आपके सोशल मीडिया पे अभी देखिए क्या है ना, जो आते हैं तो थोड़ा वो वैसे मादक पदार्थ ये वो, तो मैं उन चीजों को प्रमोट नहीं कर सकता। और एक कंपनी है मसल विलेज, उसके साथ मेरा है, तो वो वाटर कोलेबोरेशन में है, मतलब वो जैसे सामान देते हैं और मैं उनके साथ खाने पीने का मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है उससे। तो आपका ये है कि मैं मादक पदार्थों का सेवन न करता हूँ और न किसी को प्रेरित करूंगा, बिल्कुल नहीं करना है ना। और ये आपका अभी का है कि हो सकता है आगे चल के आपको ज्यादा पैसे मिले तो फिर उसपे अगर देखिए ये पॉडकास्ट आपका काट के लगाया जाएगा उस वक्त पे। याद रखिएगा। अगर सफलता तक पहुंचने के लिए आपका किरदार ही वो ना रहे तो फिर उस सफलता का कोई मतलब नहीं। अगर काबिलियत होगी तो पहचान जाएगी दुनिया, मैं अपने किरदार को झुकने नहीं दूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूं। याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि इंसान पहले तो शुरुआत में बोलते हैं, ठीक है अच्छी बात, मैंने बहुत लोगों को भी देखा है, फिर जब उस चीज को करते हैं तो वो चीजें काट काट के लगाई जाती हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सब लोग भाई सुनो यार, मैं कभी ऐसा कोई प्रमोट करूंगा तो गालियां देना यार, और नहीं करूंगा। बस गालियां बस दे सकते हो। अरे ऐसा नहीं है, मैं नहीं करूंगा। देखिए क्या होता है ना कि आप किस बैकग्राउंड से निकल के आए ये बहुत मैटर करता है। अभी आपको मैं बताता हूँ, कुछ कंपनियां हैं, मुझे सिर्फ एक वीडियो, वैसे मैं आज तक कभी नहीं बताता हूँ, बट अब जब बात हो रही तो बताइए। अभी मैं राइफल, मेरी 4.5 लाख रुपए की राइफल है। हाँ। मैं यहाँ पे बैठे बैठे अभी चाहूँ तो मैं कल खरीद सकता हूँ। हाँ। कैसे? एक गुटके कंपनी का प्रमोशन आया हुआ है, इनका आता है, वो एक वीडियो अपलोड करने का 20-25 लाख रुपए देते हैं। लेकिन मैं उनसे पैसा लेके और फिर राइफल में जाके देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, यहाँ कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दूंगा ये बोल के कि तुम गुटखा खाओ और मेरी वजह से खाने लगे। तो बड़े बड़े नेता अभिनेता करते हैं, वो उनकी सोच हो सकती है, वो उनका तरीका हो सकता है, मेरा नहीं। बड़े बड़े अभिनेता कर रहे हैं, गुटखे का प्रमोशन करते हैं, वो उनका तंबाकू का प्रमोशन करते हैं, और काफी अच्छे लेवल के अभिनेता कर रहे हैं, वो आप समझ गए होंगे। बोल रहा हूँ कि हर एक इंसान का काम करने का तरीका, हर एक इंसान का विजन अलग हो सकता है। मैं उनको गलत भी नहीं बोलूंगा, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। जैसे किसी के लिए चिकन खाना अच्छी चीज है, कोई इससे बॉडी बनाता है, कोई नहीं खाता, सबका अपना अलग अलग तरीका है। तो बस वैसे ही मैं नहीं करूंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ठीक नहीं लगता, कोई करता है ये उसकी मर्जी है। तो मैं बोल रहा था कि मेरे पास ऐसे प्रमोशंस आए हुए हैं कि एक वीडियो का मुझे 20-25 लाख रुपए देने के लिए तैयार है कि आप कोलैबोरेशन में डाल दो, या तो हमारे पास एक ऐसा टीटी साइन कर लो जो ये 20-25 लाख रुपए होता है। इसमें ये होता है कि लाइफ टाइम एग्रीमेंट होता है कि आप एक हमारी कंपनी को प्रमोट करके दो, हम जिंदगी भर आपकी वीडियो को यूज करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर टाइप है ना। ब्रांड एम्बेसडर नहीं, हम आपकी वीडियोस को जिंदगी भर यूज करेंगे, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, आप हमसे 1 रुपया लोगे नहीं इसके बाद। तो मैं चाहूँ तो अभी राइफल खरीद लो, लेकिन मुझे राइफल मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगी, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी, बट मिल जाएगी, और ये सब मैं नहीं करने वाला। 2015 में आपका एक्सीडेंट हुआ, आज 26 चल रहा है, लगभग 11 साल हो गए। 11 साल में आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही, जो आपके लगे? शुरुआती दौर, वो जो टाइम था उसको वहां से मैनेज करना, वहां से आगे बढ़ना, वो एक बहुत टफ फेज था कि लोगों को फेस करना सबसे कठिन था। कि जब आप सोचिए कि अगर आप आज के टाइम पे कैमरा लेके बाहर निकलिए तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो जब मैं निकलता हूँ तो फिर मेरा क्या करते होंगे लोग। तो वो लोगों को फेस करना, लोगों की बातों को सुनना, मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता, पेशेंस रखना, वो कठिन टाइम था। और दिमाग नहीं काम करता था कि जब 1 रुपया हाथ में नहीं है तो कहाँ से फोन आएगा, कहाँ से वीडियो रिकॉर्ड होगी, कहाँ से क्या होगा, वो टाइम। आप डिप्रेशन में गए? डिप्रेशन में तो नहीं कह सकता, पर हाँ ये कि डिमोटिवेशन आता है, आदमी सोचता है कि कैसे करें ना करें। मेरे साथ वही लोग इतने रहे शुरू से कि मैं डिप्रेशन में कभी गए नहीं। जब मेरे को कोई भी दिक्कत होती है तो मैं अपने मैम के पास जाता हूँ, मैम ऐसा हो गया, वो 2 थप्पड़ मारती हैं, फिर समझाती हैं कि तुम्हें और बहुत आगे जाना है, ये सब इसमें मत पड़ो, तो डिप्रेशन कभी नहीं होता। तो आपकी मोटिवेशन अब मैम को मैं सबसे बड़ा, हाँ ये कह सकता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी मैम है। और मैंने एक वीडियो में बोला था कि शायद प्रधानमंत्री भी आ जाए और मैम आ जाए तो मैं मैम से मिलना पसंद करूंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आप इतनी पॉपुलैरिटी पा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लोगों के चहेते हो रहे हैं, हमारे भी चहेते हैं आप, कभी आपके मन में आया कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, ताकि ये भी एक पर्सनल है। अच्छा। और जब हो जाएगा तो सबको पता चलेगा। मेरी एक डायरी है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसमें मैंने लिखा है, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मैं आज से 1 साल 2 साल बाद ये करूंगा, यहाँ पहुंचूंगा, ऐसा करूंगा। और
और जब वो हो जाएगा, सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी, तब मैं वो डायरी दिखाऊंगा कि भाई देखो ऐसे ये मैंने पहले से लिख के रखा था, है ना? और मैं सबको कहता हूँ भाई लिखा करो यार, लिखने से कई चीजें हो जाती हैं। तो रही बात जो हैंडीकैप पर्संस को पॉलिटिक्स में लाने की है, तो उसके लिए तो मैं बोलूंगा कि प्रधानमंत्री जी को कदम उठाना चाहिए, पूरे देश में ये करना चाहिए। जब आप आरक्षण देते हैं तो आप, मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अगर आप ये मानते हो कि एक हैंडीकैप पर्सन ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीत सकता है, अगर वो IAS बन सकता है, अगर वो IPS बन सकता है, तो वो देश का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता? जब आप बराबरी की बात करते हो, समानता की बात करते हो, तो आप उसको हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दो ना। जो सबसे बड़ी चीज है वहां से तो तुम उसको हटा ही दिए ना। क्योंकि अगर आप सोचिए, हमारे अधिकार की बात पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठ के वो व्यक्ति करता है जो हमारी समस्याओं को जानता ही नहीं। निःशक्त जन कल्याण विभाग का जो मंत्री है वो अपने पैरों में चल रहा है, वो कैसे समझेगा इस चीज को? वहां किसी हैंडीकैप पर्सन को बैठा के तो देखो, शायद वो ज्यादा अच्छा काम कर पाए आपसे, और शायद सोसाइटी के लिए भी ज्यादा अच्छा काम कर पाए। मुझे लगता है कि एक बार मौका देना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, रोड में से किसी विकलांग आदमी को उठाओ और एक बार उसको विधायक बना के हाँ, अगर एक रिजर्वेशन हो जाएगा तो फिर सारे वो होंगे, उसमें से जो पात्र होगा उसको लिया जाएगा। कोई थोड़ी नहीं कि मुझे चाहिए। जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण मुझे लगता है तब से ज्यादा अच्छा हो पाया जब महिलाएं विधानसभा लोकसभा में जाके बैठने लगी, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को वहां पे बता पाती हैं। तो हमारे बीच का कोई ऐसा व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा में नहीं है जो जाके अपनी समस्याओं को बता सके। ये बात आपकी सही भी है कई हद तक, क्योंकि किसी चीज का दर्द वही बता पाएगा जिसको दर्द होता है। वो देख के दर्द का अनुभव नहीं किया जा सकता है। उत्कर्ष साहब की ख्वाहिश है, इच्छा है कि एक राइफल मुझे चाहिए, और अभी आप ये भी बोल रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बेटर नहीं है कि मैं ले सकूं। तो बहुत सारे लोग हैं रीवा में जो आपके अच्छा वो भी है ना, खेलते भी अच्छा है, सारी चीजें आपकी ठीक चल रही हैं। जिस तरह आपके लिए इतनी हेल्प हुई कि वहाँ पूरा आपके लिए व्यवस्था कराई गई फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? देखिए, ये चीज मैं बोलूंगा कि हाँ, मुझे उम्मीद है थोड़ा यहाँ के लोगों से, मेरी मदद बाहर के स्टेट के लोग कर रहे हैं। एक बार आप शुक्ला जी के पास गए क्यों नहीं? नहीं, मैं देखिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं गया नहीं, मैंने उनसे कभी कहा नहीं। उनसे मैंने सिर्फ एक चीज के लिए बोला था कि मुझे सर यहाँ पे आप खेलने के लिए करवा दीजिए, तो उन्होंने वहाँ की जो मंथली फीस है 3500 से 4000 वो उन्होंने फ्री करवा दी। और ये थोड़ा सा मुझे उम्मीद है यहाँ के लोगों से कि कहीं ना कहीं से मेरा काम होगा, क्योंकि जब मैं पंजाब के एक भैया हैं रोहित मंगला जी, वो मुझे हर महीने करीब 5000 का राइफल शूटिंग का सामान भिजवाते हैं पंजाब से यहाँ खेलने के लिए। अभी उन्होंने मुझे करीब 35-40 हजार की किट भिजवाई है। तो जब बाहर के स्टेट के लोग इतना कर रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे अपने शहर के लोगों से और अपने प्रदेश के लोगों से उम्मीद है। हाँ, ये जरूर है कि मैं नहीं जाता कहने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मैं अपॉर्चुनिटी लेके जाऊं, एक बार मेरा मेडल आ जाए तो फिर मैं मंत्री जी से भी बोल पाऊंगा। मुझे थोड़ा संकोच लगता है बोलने में। लेकिन जहां तक रही बात मंत्री जी की और यहाँ के पॉलिटिशियंस की, यहाँ के लोगों की, तो वो मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूँ। मैं अपने से नहीं जाऊंगा बोलने कभी कि मुझे आप ये दिलवा दीजिए। जब वही मैंने बोला ना कि अगर काबिलियत होगी तो पहचान जाएगी दुनिया में, अपने किरदार को झुकने नहीं दूंगा। उनको जिस दिन लगेगा कि ये बंदा डिजर्विंग है, इसको जरूरत है, और शायद मैं भी गलत हूँ कि मुझे जाके बताना चाहिए। देखिए, अगर आपको भूख है तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है, कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि अभी मेरा 14 तारीख को राइफल शूटिंग का स्टेट का टूर्नामेंट है, तो इस बार मैं राइफल रेंट में लेके खेलूंगा, जो कि करीब 2-3 हजार रुपए लगेगा रेंट में लेने के लिए। और इसके बाद फिर जब हम नेशनल वगैरह खेलते हैं तो हमारे पास खुद का राइफल होना चाहिए। तो मैं एक बार मेरा वो मेडल आ जाए, फिर मैं मंत्री जी से बात करूंगा इस बारे में। चलिए उत्कर्ष, ये सब तो राजनीति हो गई, आपकी जर्नी हो गई, कुछ वैसे बातें करते हैं। आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? अब तो आपके पीछे बहुत सारी लड़कियां होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बहुत क्रिटिकल सवाल आप पूछ रहे हैं। मैं जब कॉलेज में था शुरू में, मैं आपको वही बताता हूँ कि शुरू में ना, एक झूठ भी नहीं बोलूंगा, मेरी आदत नहीं, जो बोलिएगा भी नहीं झूठ। एक ह्यूमन बॉडी होती है हर एक इंसान की, और जो इंसान का एक नेचर होता है वैसा सबका होता है। तो जब मैं कॉलेज में था तो बहुत सारी लड़कियों से मैं बात करना चाहता था, मैं उनसे मिला, बातचीत किया, लेकिन वो टाइम अलग था। तब वो लोग मुझसे बात नहीं करती थी, अब मैं उनसे नहीं करता, बस इतना ही है। और उसमें बहुत सारी मेरी दोस्त थी बहुत अच्छी, वो अभी भी है, आगे भी रहेंगी। तो मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों से अब बहुत अलग हो चुका है। मेरी जिंदगी, मतलब ऐसा कहूंगी, एक टाइम पे मैं ये चीजें करना चाहता था तो मेरे पास थी नहीं, अब मैं करना ही नहीं चाहता। इसमें आप इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते? मैं नहीं होना चाहता। ऑफर तो आते होंगे। मैं थोड़ा सा लॉजिकल इंसान हूँ। अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ, ये एक रियलिटी है। अब लोग मुझे, भले कोई भी लड़कियां बोले, कोई बोले, उसका एक कारण होता है।
मुझे कोई नहीं पसंद करता। जिस दिन मुझे कोई ऐसा लगेगा कि हाँ वो मुझे पसंद करता है, तब मैं इस बारे में सोचूंगा। अगर मुझसे कोई ये बोलता है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा है, ये है वो है, तुम्हारी वीडियो लगा दो, स्टोरी लगा दो, प्रमोट कर दो, तो मैं वहीं से नमस्ते कर लेता हूँ कि आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और आते हैं लेकिन मकसद से। हाँ, मकसद से, और मकसद होना भी चाहिए। पर ये चीजें ऊपर वाला तय करता है और मैं उसी के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा भी इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्लान नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं अपने स्पोर्ट्स को बेटर करूं, अपने देश के लिए मेडल लाऊं, और एक बार जब वो सब चीजें हो गई तो फिर बहुत टाइम फिर सोचते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी उम्र ही क्या है ये सब चीजें सोचने की। पर फिर और सबसे बड़ी बात, जो कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो यही बस कर रहे हैं, यही बस कर रहे हैं। तो ये मतलब टेम्परेरी है, ये तो आप कभी भी कर सकते हो। मैं यूथ्स को भी ये चीज कहता हूँ कि अभी जो आपकी ये जैसे कहते हैं जवानी, जो आपका गर्म खून है, इसको सही जगह इस्तेमाल करिए। उत्कर्ष साहब के बारे में लोग ये कहते हैं कि घमंड आ गया है। आप मुझसे कितनी देर से बात कर रही हैं? मैं तो आपसे 25-30 मिनट से बात कर रही हूँ। आपको लगा ऐसा? हाँ, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन लोगों के ऐसे बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि बोलने का वो नहीं रहता है, घमंड आ गया है उसके अंदर, एटीट्यूड आ गया है। जितने लोग मेरे से मिले होंगे आज तक, और मैं ऐसा भी होता है कि मेरे को कोई बार मिलता है कि भैया समझाओ ये वो, तो मैं आधा एक घंटा खड़े होकर समझाता हूँ कि भाई ऐसे लाइफ में बढ़ो, आगे करो, ये करो वो करो। घमंड उस इंसान को आता है जो एकदम से ऊपर चला जाता है, जो 0-0 से धक्का खा के जाता है। उसके अंदर कोई ये बोलेगा कि भैया आप हमारी 50,000 की मदद कर दो, तो जो वो मेरे पास ही नहीं तो मैं कहाँ से कर दूँ। उस चीज को कोई घमंड बोले तो वो मेरे हाथ में नहीं है। और जहां तक रही बात घमंड वाली बात, तो नहीं, मेरे अंदर नहीं है, ना कभी होगा। और तरक्की है, वो होती रहती है, ऐसे ही चलता रहता है सफर इंसान का। लास्ट में आप यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए बस यही मैसेज है कि भाई बड़ा सोचो, बड़ा करो, अपने आप को किसी से कमजोर मत मानो। दुनिया तुमसे कहेगी कि तुम नहीं कर पाओगे, ज्ञान देंगे लोग, पर तुम लेना मत। लेना उतना ही जितना तुम्हारे लायक होगा। जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोले कि तुम ये मत करो, वीडियो मत बनाओ। अरे आपकी कैपेबिलिटी को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आपको आज मैं बोल दूं कि मैडम आप मेरे कहने से यूपीएससी की तैयारी करिए, अब आपका उस क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्यों करेंगे यूपीएससी की तैयारी? या तो आपका इंटरेस्ट है तो मैं मना कर दूंगा कि मैडम आप यूपीएससी मत करिए, आप नहीं निकाल पाइए। तो मेरे कहने से क्या आप यूपीएससी नहीं निकाल पाएंगे? अगर आपके अंदर दम होगा तो आप बिल्कुल निकालेंगे, और आपके अंदर नहीं होगा तो मैं 200 बार बोल दूंगा तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप अपने फील्ड को खुद समझिए, अपने इंटरेस्ट को आप खुद समझिए। लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और लोग तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे, दुनिया का काम है कहना। जब आप ऊपर जाओगे ना, एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। ये जो दुनिया है, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा गया था, माता सीता के ऊपर लांछन लगा दिया गया था। ये प्रजा है, तो क्या माता सीता गलत थी? क्या राम भगवान गलत थे? उनको भी वनवास सहना पड़ा था, किसके कारण? लोगों के कारण। तो लोगों से बहुत बच के रहिए। मैं तो सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखता हूँ, नेगेटिव लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं मैं ध्यान भी नहीं देता कभी। आप अपने आप में गलत नहीं होने चाहिए, आपसे मिलकर कभी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपसे कभी हो पाए तो आप किसी की मदद कर दीजिए, अच्छा सोचिए। हार्दिक पांड्या ने एक बार बोला था कि मुझे लाख लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश करी, लाख लोगों ने चाहा कि मैं हार्दिक पांड्या ना बनूं, लेकिन मेरे अंदर दम था, मेरे अंदर करेज था, तो मैं आज वो हूं जो मुझे बनना था। तो यूथ के लिए यही है कि बड़ा सोचो, बड़ा करो। रतन टाटा सर मेरे आइडल भी हैं, और बिजनेस के क्षेत्र में मैं कभी भी बिजनेस में जाऊंगा तो उनके जैसा ही करूंगा। तो उन्होंने एक बार बोला था कि अगर तुम सपना चांद का देखोगे और चांद ना भी मिला तो तुम आसमान में होगे। तो जब तुम बड़ा सोचोगे, बड़ा करोगे, तो तुम निश्चित तौर में जीवन की ऊंचाइयों को छूओगे। और भाई यही बोलूंगा कि ये नशा वगैरह से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि आजकल के यूथ को लगता है कि अगर आप 18-20 साल की उम्र में ये दारू पियोगे, कोरेक्स पियोगे, गांजा पियोगे, तो ये रीवा की बहुत बड़ी समस्या भी है, तो आप कूल हो, आप ये हो वो हो, आप कुछ नहीं हो। आप अपने माँ बाप का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचाव करिए, और हो सके तो अपने जीवन में अच्छी चीजें करिए, बड़ा सोचिए। और जब आप बड़े रास्तों में चलेंगे तो दिक्कतें आएंगी। अगर आपने सपना बड़ा देखा तो परेशानियां बड़ी आएंगी, और उसकी कीमत भी आपको ही चुकानी पड़ेगी, कोई ये नहीं आएगा। तो बस लास्ट में यही है कि अपने आप को टाइम दो, अपने काम को बड़ा बनाओ, और जब लोग इग्नोर करें, लोग आपकी बेइज्जती करें, तो सुनो, संभाल के रखो, और जब आपका टाइम आए तो फिर डिलीवर करो। उत्कर्ष जी, आपने अपने जीवन का अनुभव, संघर्ष और सफलता की कहानी हमारे साथ साझा की। टीवी फर्स्ट की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप इतना कीमती समय दिए और इतने संघर्ष के साथ यहाँ आए हैं 3rd फ्लोर पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए।
नहीं मैडम, आप भी बुलाइए, मैं जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊँगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपकी